चलिए हम लोग नए क्लास में करते हैं। और नए क्लास में पढ़ने से पहले आपको ना दो सूचना जो लोक सेवा आयोग की तरफ से दी गई है। पहली सूचना आपके लिए क्या है कि पहली सूचना ये है कि आपका आरओ एरो का विज्ञापन जो है वो आएगा। उसमें कुल 181 के आसपास सीटें जो है वो बताई गई हैं। और आयोग ने बताया कि उसको अक्टूबर महीने में फर्स्ट महीने में उसको उसका विज्ञापन आएगा। परीक्षा कब होगी उसकी सूचना नहीं है। और दूसरा एपीएस जो भर्ती है वो एपीएस भर्ती का भी विज्ञापन जो है दे दिया गया है। और दे दिया जाएगा वो सितंबर महीने में। उसमें 300 विज्ञापन है। तो एपीएस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा चांस है। और आरओ में भी सीटें अभी बढ़ने की संभावना है, तो मान के चलिए 300 सीटें लगभग हुई है। और परीक्षाएं आप मान के चलिए कि संभावित रूप में जो परीक्षा है वो परीक्षा मान के चलिए आपकी परीक्षा जो है आपका वो निश्चित रूप से दिसंबर के आसपास परीक्षाएं लगभग होंगी। यानी दिसंबर के आसपास परीक्षा के लिए अब आपको कमर कसना तैयार हो जाना है कि आपको दिसंबर तक परीक्षाएं मिलेंगी। यानी अब इधर आपका दिसंबर से लेकर के पूरा शेड्यूल आपका एकदम तय हो गया। इधर दिसंबर है, फिर उधर यूपी पीछे से आ जाएगा, आईएएस की परीक्षा हो जाएगी। तो इधर जो थोड़ी सी हल्की सी गतिहीनता थी वो गतिहीनता लगभग लगभग आपकी समाप्त होने की स्थिति में। और पढ़ाई की गतिशीलता थोड़ा सा आप लोग बढ़ा दीजिए। उसी क्रम में अब हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर है मौलिक अधिकार का। ये चैप्टर मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार के चैप्टर पे हम लोग आज पढ़ाई शुरू करेंगे। थोड़ी पढ़ाई की तीव्रता सब लोगों को बढ़ाना है। हम भी कोशिश करेंगे, आपको भी कोशिश करना है कि थोड़ी सी बढ़े। तो आज जो हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो मौलिक अधिकार। चलते चलते हम लोग मौलिक अधिकार पे पहुंच गए। शुरुआत ऐतिहासिक विकास से हुई। ऐतिहासिक विकास से धीरे धीरे हम लोग संविधान का निर्माण पर पहुंचे। फिर प्रस्तावना हम लोगों ने देखा। राज्यों का निर्माण हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इस पड़ाव पर आ गए हैं, मौलिक अधिकार के पड़ाव पर आ गए हैं। तो मौलिक अधिकार में एकदम बेसिक रूप से जो पढ़ने का हम लोग का सिस्टम है, एकदम छोटी छोटी चीजों को हम लोग देखते जा रहे हैं और उसी चीज को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम जीरो लेवल से बात हम लोग करेंगे ना। जीरो लेवल से बात करने का मतलब ये कि एकदम बेसिक स्तर पे कोई चीज ऐसी नहीं होगी हाँ हमको समझने में दिक्कत होनी है। सबको एकदम आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहला बिंदु जो हम लोग को देखना है कि मौलिक अधिकार आखिर कहते किसको हैं, यानी मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना। तो पहले मूल शब्द को समझिए कि मूल शब्द क्या होता है। मूल से ही मौलिक बना है। मूल शब्द इसका क्या है, मूल है या बेसिक है। जैसे 1 से 5 तक की कक्षाएं उसको बेसिक बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन बोलते हैं। नहीं, वो मूल है। अगर जीवन में देखा जाए तो शैशवावस्था को मूल माना जाता है, वो मूल है। नहीं, जो शुरुआत की आपकी 6 साल की अवस्था है उसको क्या कहते हैं कि ये मूल है। मूल का अर्थ क्या था, तो मुख्य भी होता है। मुख्य का मतलब होता है कि जिस जो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, उसके बिना क्या है कि आपके लिए रहना मुश्किल है। हाँ, जैसे ऑक्सीजन वगैरह आपके लिए क्या है, मूल तत्व है। तो इसका मतलब मूल का अर्थ क्या होता है कि एक संपूर्णता से है। मूल का अर्थ जो है वो मूल का अर्थ क्या है, वो मूल का अर्थ अगर आप देखेंगे, मूल का अर्थ क्या हुआ, ये संपूर्णता के अर्थ में है। तो मूल का शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने समझा। और वो ऐसा मूल का अर्थ है कि मूल का अर्थ हम लोग एक सिंपल वर्ड में अभी देख रहे हैं, संविधान के बाहर जाकर के देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार मूल शब्द का मतलब क्या हुआ। यहाँ मूल को हम लेकर सिंपल रूप में देखें कि मूल का मतलब क्या हुआ। अब अधिकार का मतलब राइट होता है, ये हमको आपको सबको मालूम है। अधिकार का मतलब राइट होगा, ये राइट हो गया वो चला। चलिए ठीक है। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार संविधान के हिसाब से मूल अधिकार का क्या मतलब है। ठीक है। तो मूल हम लोग अभी समझने का प्रयास किए कि ये मूल है। मूल को कई विषय से लेकर के हमको समझाने का प्रयास हमने किया। अधिकार आप समझते ही हैं। अब थोड़ा संविधान में आइए कि संविधान में फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, फंडा का मतलब बेसिक राइट का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसको दो संदर्भ में इसको देखा जा सकता है।
संविधान में मौलिक अधिकार को हम दो अर्थ में देख सकते हैं। पहला, एक ऐसा अधिकार जो संविधान द्वारा हमें सुरक्षा के रूप में या संविधान के द्वारा हमें गारंटी के रूप में प्रदान किया गया। संविधान द्वारा सुरक्षा के रूप में या संविधान द्वारा क्या है, गारंटी के रूप में हमें प्रदान किया गया। और वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि राष्ट्र के कानून ही मूल सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं और इसका उद्देश्य है कि कानून का सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रूल को, कानून को सबसे ऊपर रखने का जो प्रयास किया गया है, और उसी के अंतर्गत जो हमारे पास गारंटी दी गई है, वही गारंटी एक प्रकार क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट क्या है, एक प्रकार की गारंटी है, एक प्रकार की सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी क्या है कि कानून महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कानून की सरकार की स्थापना करना ही फंडामेंटल राइट के रूप में आता है। थोड़ा दूसरे अर्थ में देखा जाए, दूसरे अर्थ में देखा जाए कि दूसरे अर्थ में कि कानून का मतलब क्या हुआ। दूसरे अर्थ में कानून का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा फंडामेंटल राइट या ऐसा अधिकार जो किसी व्यक्ति के क्या है, चतुर्मुखी विकास को क्या करे, वो व्यवस्थित करे। यहाँ चतुर्मुखी विकास का मतलब क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, मॉरल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। यानी ये जो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति के विभिन्न एस्पेक्ट को, इस विभिन्न एस्पेक्ट को डिफाइन करने वाला जो अधिकार है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है। जैसे भौतिक विकास का मतलब क्या हुआ कि भोजन प्राप्त करना, ये आपका क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। यानी आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका राइट है कि आपको भोजन मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आजीविका का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है। मॉरल राइट आपके फंडामेंटल राइट हैं। स्पिरिचुअल राइट आपके फंडामेंटल राइट हैं। यानी एक ऐसा राइट जो व्यक्ति को क्या करे, वो मल्टी डायमेंशनल बनाए। तो उस मल्टी डायमेंशनल राइट को हम फंडामेंटल राइट के रूप में जानते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट क्या है, एक ऐसा राइट जो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, गारंटी प्रदान करता है, व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। तो इस सुरक्षा, गारंटी या व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जिन अधिकारों की घोषणा की गई है, उन अधिकारों को हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। दूसरा, ये फंडामेंटल राइट क्या है, कुल मिला जुला के कानून जो है, वो कानून की सरकार बनाता है। वो भाजपा की सरकार नहीं बनाता है, वो कांग्रेस की सरकार नहीं बनाता है, वो सपा की सरकार नहीं बनाता, वो बसपा की सरकार नहीं बनाता, वो रूल का सरकार बनाता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति नहीं ऊपर है, वहां पे क्या है, रूल ऊपर है। तो इस प्रकार के अधिकारों को ही संविधान में फंडामेंटल राइट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मूल को समझा, मौलिक, मौलिक यानी मूल, मूल जो कि क्या है, बेसिक्स हैं। इसके बिना क्या है, किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल है क्या, कि वो अपने डेवलपमेंट को पूरी तरह से जस्टिफाई कर सके। तो उस, इसको आप प्रस्तावना से भी जोड़ के सकते हैं। ये हमारा क्या है, राजनीतिक आदर्श की पूर्ति का एक माध्यम है। और मौलिक अधिकार को आसान भाषा में कहें, ये हमारे मौलिक अधिकारों के आदर्शों की पूर्ति है। मौलिक अधिकार के आदर्श की पूर्ति ही, मौलिक आदर्शों के, राजनीतिक आदर्श की प्राप्ति ही एक तरह से मौलिक अधिकार है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। फंडामेंटल राइट का अर्थ क्या हो गया, ये मूल अधिकार है, एक ऐसे अधिकार है जो गारंटीड के रूप में, सिक्योरिटीज के रूप में है, ओवरऑल डेवलपमेंट के रूप में है। तो इन अधिकारों को ही हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो यहाँ से जो ये अधिकार हो गए, इन अधिकारों की हम लोगों ने चर्चा की, उससे ये बस समझने का प्रयास किया कि आखिरकार फंडामेंटल राइट होता क्या है। चलिए अब नेक्स्ट बिंदु पे हम ये देखते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों का डेवलपमेंट कैसे हुआ ना। यहाँ पे हम ओरिजिन भी देखेंगे और डेवलपमेंट भी देखेंगे। एक एक चीज को एकदम क्लियर करके चलना है।
वहां से हम लोगों ने डेफिनेशन समझने का प्रयास किया कि मौलिक अधिकार क्या है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और वो जो फंडामेंटल राइट है वो भारत के संविधान में कैसे आया, और वो जो फंडामेंटल राइट है किस रूप में अन्य देशों के संविधान से अलग है। इसको पहले हम लोग ब्रीफली देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम आपके दिमाग में एक मैप बनाने का प्रयास करते हैं। उस मैप के माध्यम से एक सिंपल सा चार्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा कि भारत में मौलिक अधिकार कैसे कैसे पहुंचा, किस देश में उसका ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ, कहाँ पर उसका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, फिर वो भारत में कैसे आया। एक पहले ब्रीफली बात करेंगे, फिर उसको डिटेल में लेके जाएंगे कि हाँ आखिरकार मैग्ना कार्टा क्या है, बिल ऑफ राइट्स क्या है, फिर भारत के मौलिक अधिकार क्या हैं। इनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले स्क्रीन पे ध्यान से अपना कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाइए, कुछ नहीं करना है। देखिए आपका काम बहुत आसान है, बस इसको आपको तीर पर ध्यान देना है, कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए ओरिजिन कहाँ से हुआ ना, जैसे पूछेगा कि ओरिजिन किस देश में हुआ, तो ब्रिटेन में। ये कब, 1215 में। और इस नागरिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। यानी पहला जो स्पष्ट लिखित हुआ फंडामेंटल राइट है, उस स्पष्ट लिखित फंडामेंटल राइट को हम मैग्ना कार्टा कह रहे हैं। ये मैग्ना कार्टा क्या है, अभी थोड़ी देर में हम लोग और डिटेल में जाके जाएंगे कि इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। यानी जो उद्भव देश है, जो जहां से फंडामेंटल राइट की शुरुआत हुई, फंडामेंटल राइट की शुरुआत ब्रिटेन में हुई, 1215 में हुई। और उसको, उस बिल ऑफ राइट को, उस फंडामेंटल राइट को यहाँ पर मैग्ना कार्टा क्या है। यहाँ मैग्ना कार्टा को आप जैसे क्या है समझिए, मैग्ना कार्टा इक्वल टू फंडामेंटल राइट। अब मैग्ना कार्टा क्या है उस पर थोड़ी देर में समझ में आएगा। फिर फ्रांस की क्रांति की घोषणा हुई 1789 में, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। लेकिन समस्या क्या हुआ, ये सब आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहाँ पर नेपोलियन आया, और नेपोलियन ने क्या किया कि इसके अर्थ को परिवर्तित करने का प्रयास किया। जैसे एक छोटा सा समझिए कि बंधुत्व का भाव उसने क्या लगाया। बंधुत्व का मतलब क्या हुआ, फ्रेटर्निटी हुई। फ्रेटर्निटी हुई, बंधुत्व का एक भाव है। उसने बंधुत्व का मतलब सीधा सीधा भाईचारा लगाया, कि अपने परिचित लोगों को सारे पद को दे दिया जाए, वही बंधुत्व है। स्वतंत्रता, उसने कहा कि स्वतंत्रता लागू होगी, लेकिन उपनिवेश में स्वतंत्रता लागू नहीं होगी, उपनिवेश इससे दूर रहेंगे। तो अब ये जो है, नेपोलियन को एक शब्द आप सुने होंगे, ये क्रांति का पुत्र है, क्रांति का हत्यारा है। क्रांति का पुत्र भी हो, क्रांति का हत्यारा भी है। तो एक चीज पक्का हो गया कि क्रांति का पुत्र और क्रांति का हत्यारा अगर वो दोनों हैं, तो इसका मतलब कि इसको विश्व स्तर पे बहुत फैलने का मौका नहीं मिलेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन, अमेरिका। ये 1791 ना, 1791 में यहाँ पे नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। इन नागरिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट कहा गया। ये बिल ऑफ राइट कहा गया। और ये बिल ऑफ राइट इतने महत्वपूर्ण हैं कि विश्व के विभिन्न देशों ने इस बिल ऑफ राइट से ही अपने आप को क्या किया, प्रेरित किया। और भारत का मौलिक अधिकार भी अमेरिका के फंडामेंटल राइट से ही प्रभावित है। यानी हम अपने यहाँ पर पहुंच गए जहां पर हमको पहुंचना है। पूछेगा कि भारत का मौलिक अधिकार प्रभावित है किससे, अमेरिका के संविधान में। यानी ये मैग्ना कार्टा भी फंडामेंटल राइट है, बिल ऑफ राइट भी ये फंडामेंटल राइट है, और यही फंडामेंटल राइट तो यहाँ से आया ना। तो इसका मतलब हम लोगों के संविधान पर ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, वो अमेरिका के संविधान का पड़ा। फिर से देखिए, ओरिजिन पूछा तो ब्रिटेन में। शुरू में इसको क्या नाम दिया गया, मैग्ना कार्टा। क्यों दिया गया, थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। फ्रांस में भी ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसने ज्यादा विश्व को प्रभावित नहीं किया। फिर यहाँ पे अमेरिका, 1789 में बिल ऑफ राइट आया,
पारित हुआ 1791 में। और ये जो बिल ऑफ राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये व्यापक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये जो बिल ऑफ राइट है, इसी बिल ऑफ राइट ने विश्व के सभी देशों के संविधानों को मुख्य रूप से प्रभावित किया फंडामेंटल के संदर्भ में। और भारत का मौलिक अधिकार भी अमेरिका के मौलिक अधिकार से ही प्रभावित माना जाता है, या भारत के संविधान के मौलिक अधिकार पर भी अमेरिका का मौलिक अधिकार ही प्रभावित है। अब देखिए, इसमें से दो को डिटेल करने की आवश्यकता है। पहला, ये मैग्ना कार्टा क्या है, क्योंकि इसने प्रभावित नहीं किया तो इस पर हम लोग बहुत चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। और दूसरा, कि अमेरिका का बिल ऑफ राइट क्या है, तो आखिरकार तो बिल ऑफ राइट शब्द का अर्थ क्या है। आखिरकार जो बिल ऑफ राइट है, उस बिल ऑफ राइट शब्द का अर्थ क्या है, ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखिए पहला चीज हमने क्या कहा कि क्या समझना है हमको, कि मैग्ना कार्टा क्या है। चलिए समझना शुरू करते हैं। आइए, मैग्ना कार्टा क्या है। पहले देखिए ये मैग्ना कार्टा शब्द बना कैसे, हम पहले शब्द पर बात करते हैं। तो मैग्ना कार्टा शब्द बना है दो शब्द से। मैग्नम मतलब होता है लोहा, हाँ। कार्टा माने कर्टेन, कर्टेन माने क्या हुआ, पर्दा, लोहे का चादर, लोहे का पर्दा। तो यहाँ लोहे का पर्दा का मतलब क्या हुआ, कि जैसे लोहा या इस्पात जैसे फौलाद की तरह से है। तो ब्रिटेन के राजा से कुछ मांग ऐसी की गई, और मांग जो की गई वो चार्ट के माध्यम से की गई, और चार्ट के माध्यम से की गई, लोहे की चादरों की चार्ट के माध्यम से की गई, कि ब्रिटेन का राजा ना कुछ अधिकारों की घोषणा सामंतों के संदर्भ में करे। अंततः उसका लाभ कुछ नागरिकों को भी मिलना था। और इस रूप में उस लोहे के चादर पर प्रदर्शन के कारण ही इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो शब्द के स्तर पर क्या है, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या हुआ, इसको प्रदर्शन का इनका तरीका। अब इसमें कुछ फैक्चुअल चीज आ जाती है, पहले समझिए। कब जारी किया गया, 15 जून 1215। इसकी डेट भी याद कर सकते हैं, हालांकि डेट को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या हुआ, किसने ये प्रस्तुत किया, इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कुछ फैक्चुअल चीजें, यह घोषणा कहाँ की गई, तो इंग्लैंड की नदी है टेम्स नदी, टेम्स नदी के किनारे की गई। जगह का नाम रन्नीमिट या रेन्नीमिट, स्थान का नाम पर की गई। और इसमें जो ये मैग्ना कार्टा है, इसमें एक्चुअली किसको अधिकार मिला, तो इंग्लैंड के शासक के माध्यम से सामंतों को अधिकार मिला। ये जो सामंत हैं, इन सामंतों को बैरन कहते थे, इन सामंतों को बैरन कहा जाता था। ये सामंत जो हैं ये बैरन है, और बैरन को, सामंतों को कुछ अधिकार दिया गया, राजा के द्वारा अधिकार दिया गया। अगला, यह नागरिकों के लिए लिखित रूप से पहला मौलिक अधिकार से संबंधित पहला प्रपत्र माना जाता है। यद्यपि ये ठीक है कि नागरिकों को, आम आदमी को इससे बहुत अधिक अधिकार नहीं मिला। रियल में ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक प्रकार का समझौता था। और समझौता किसके किसके बीच में था, कि राजा और वर्सेज, जो ये फ्यूडरल है, यानी जो सामंत हैं, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। आम आदमी को इसका विशेष फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसका महत्व इस रूप में है कि इसका अंततः फायदा नागरिकों को भी मिला। और कम से कम लिखित रूप में पहली बार फंडामेंटल राइट को लिखित रूप में पहली बार प्रदर्शित किया गया, यानी मौलिक अधिकारों का पहला लिखित प्रदर्शन, ये मैग्ना कार्टा के रूप में माना जाता है। और इस मैग्ना कार्टा में ये भी कहा गया कि राजा को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा, और यही घोषित किया गया कि सभी मनुष्य क्या है, समान, यानी इक्वलिटी का सिद्धांत। ठीक है, तो यहां से मैग्ना कार्टा पे बहुत ज्यादा, इसे परीक्षा में आपसे नहीं आना है कि मैग्ना कार्टा क्या है क्या है। बस थोड़ा सा डिटेल रहेगा तो दिमाग में आपके बैठेगा कि हाँ मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है, मैग्ना कार्टा का बेसिक मतलब क्या हुआ, शब्द के स्तर पर क्या मतलब हुआ, वो मैंने समझाने का प्रयास किया। मैग्ना कार्टा, अब पूरा फैक्चुअल जान गए तब कॉन्सेप्चुअल पे आइए। मैग्ना कार्टा किसके किसके बीच का समझौता है, राजा और बैरन, बैरन माने सामंत, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
जिसमें सामंतों को कुछ अधिकार इंग्लैंड के शासक की ने प्रदान किया, और उसके माध्यम से पहली बार जो नागरिक अधिकार थे या मौलिक अधिकार थे उसको लिखित रूप में पेश किया गया। यानी विश्व में एक नए प्रकार के इतिहास की शुरुआत हुई कि पहली बार नागरिक अधिकार या मौलिक अधिकार लिखित रूप में संसद के द्वारा प्रदान किया गया। और उसी नागरिक अधिकारों के अंतर्गत ये कहा गया कि राजा भी कानून के अंतर्गत रहेगा। यानी अब कानून के शासन की बात आ रही है, रूल ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 14 आप बात करते हैं। और कहा गया कि सभी मनुष्य क्या है, समान है, इक्वलिटी है। इसलिए देखिए आपके संविधान में पूरा 14, 15, 16, 17, 18 इक्वलिटी का ही कॉन्सेप्ट है। यानी ये राजा और सामंतों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसके माध्यम से पहली बार मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई। हालांकि अनेक इतिहासकार ये मानने को तैयार नहीं है कि वास्तव में इसका फायदा आम आदमी को हुआ, लेकिन कम से कम चलिए शुरुआत हुई कि मौलिक अधिकारों की घोषणा यहाँ से मानी जा सकती है। तो यहाँ से मौलिक अधिकारों का आप इतिहास देख सकते हैं कि पहला कहाँ से शुरू हुआ, इंग्लैंड से। और मैग्ना कार्टा क्या है उस पर थोड़ा सा डिटेल मैंने बात कर दी, तो मैग्ना कार्टा का आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हम मैग्ना कार्टा क्या है। अब हम जो दूसरा बिंदु पे समझेंगे, फ्रांस की क्रांति को यहाँ पर बहुत ज्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं कि ये बिल ऑफ राइट क्या है। अमेरिका के संविधान में ये बिल ऑफ राइट क्या है, जिस बिल ऑफ राइट से भारत का संविधान जो है वो प्रभावित हुआ था। चलिए आते हैं कि अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट क्या है। तो पहले देखिए तो बिल ऑफ राइट क्या है। तो अमेरिका का जो संविधान है वो अमेरिका के संविधान के पहले 10 संविधान संशोधन हैं, उन्हीं के सामूहिक रूप को, पहले जो 10 संविधान संशोधन हैं, इन 10 संविधान संशोधनों के सामूहिक रूप को ही बिल ऑफ राइट कहा जाता है। ये बिल ऑफ राइट करता क्या है, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, अमेरिका की सरकार की शक्तियों पर रोक लगाता है। ये बिल ऑफ राइट है। जैसे कोई पूछेगा कि बिल ऑफ राइट क्या है, अमेरिका के पहले 10 संविधान संशोधन के सामूहिक रूप को ही बिल ऑफ राइट या नागरिकों का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कर रहा है ये, पहला, नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित कर रहा है, ठीक है, सरकार की शक्तियों पर रोक लगाने का काम कर रहा है। अब हम ये सोचते हैं कि आखिरकार अमेरिका के संविधान या अमेरिका के लोग वो इस बिल ऑफ राइट के लिए इतने आतुर क्यों हैं, इतना उनको इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और वो सरकार से क्यों डरे हुए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग क्यों है। तो उसके पीछे थोड़ा क्या है कि आपके वर्तमान को आपका इतिहास भी प्रभावित करता है। थोड़ा सा इतिहास में अगर पीछे चलिए तो लगभग सब लोग जानते होंगे कि अमेरिका किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था, ठीक है। ये इंग्लैंड का उपनिवेश था अमेरिका। और इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के लिए अमेरिका को बहुत सी लड़ाई लड़नी पड़ी, लड़ाइयां लड़नी पड़ी। और इंग्लैंड ने विभिन्न रूपों में अमेरिका का शोषण किया, क्या वो नागरिक अधिकारों की बात हो। इसका मतलब क्या है, जब सत्ता का ट्रांसफर हुआ तो लोगों की स्मृति में वही सारी चीजें हैं। तो ठीक है, सत्ता इंग्लैंड से अमेरिका के पास आ गई, तो कहीं अमेरिका की सरकार को भी फिर वही एक कारण न मिले कि जैसे इंग्लैंड ने डोमिनेट किया तो अमेरिकन सरकार डोमिनेट करने लगे, वो भी नागरिक अधिकारों को सुरक्षित न रखे, नागरिक अधिकारों पर वो भी रोक लगाने लगे। तो उनको ये डर था कि जो स्थिति से हम पहले गुजरे हैं कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी ना, ऐसा ना हो कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी क्या हो, कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी हम वहीं के वहीं रहे, सत्ता परिवर्तन के बाद भी हमको फिर कोई दिक्कत, बात वहीं रहे, स्वतंत्रता मिलने से हमारा फायदा क्या हुआ, फिर हमारा स्वतंत्रता मिलने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम ये करने का प्रयास करें, ठीक है।
चलिए, इसका मतलब क्या है कि जो अतीत की स्मृतियां थी वो बहुत बेहतर नहीं थी ना। अतीत में क्या था, जैसे अमेरिका ने ये सोचा कि सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन से क्या मतलब हुआ? अगर सत्ता परिवर्तन का मतलब ये है कि कुछ सिद्धांत परिवर्तित हो, उसकी संस्कार परिवर्तित हो, तो सिद्धांत और संस्कार अगर परिवर्तित होंगे तब जाके हमको फायदा होगा। तो वो लोग अपनी सुरक्षा के साथ अब किसी तरह से क्या है, अपने अधिकारों के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे कि हम किसी भी तरह से क्या करें, हम अपने अधिकारों के साथ समझौता करें। तो अब वो समझौता करने को तैयार नहीं है, अपने अधिकार को प्रोटेक्शन चाहते हैं। दूसरा, वो चाहते हैं कि सरकार हावी ना हो, यानी सरकार की शक्तियां लिमिटेड हो। जैसा शोषण इंग्लैंड ने अमेरिका का किया, अमेरिका की सरकार अपने नागरिकों को वैसा शोषण न करने पाए। और यही कारण है कि यहाँ पर नागरिक अधिकारों को लेकर के 10 संशोधन हुए, और उन्हीं वही जो 10 संशोधन हैं, उन्हीं 10 संशोधनों को हम बिल ऑफ राइट कहते हैं। तो थोड़ा सा फिर से बिल ऑफ राइट पे थोड़ा आपको हल्का फुल्का ज्ञान हो गया। अभी बस नॉर्मली आप ये जानते हैं कि बिल ऑफ राइट कहाँ का है, अमेरिका का है। थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा, कोई पूछा कि बिल ऑफ राइट क्या है, तो अमेरिका के 10 संसाधनों का सामूहिक ज्ञान। कोई पूछा कि भैया बिल ऑफ राइट बताइए, बिल ऑफ राइट क्या है? पहले ये देखिए कि राइट है, अधिकार है, बिल के रूप में आया है, और इसके लिए 10 अमेंडमेंट हुए। और ये 10 अमेंडमेंटों को आप एक जगह उठा के रख दीजिए, इसी को बिल ऑफ राइट कहते हैं। उस 10 अमेंडमेंट में क्या होंगे, वो आपका पूरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। नागरिकों की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना ही चाहिए, नागरिकों पर सरकार अतार्किक रूप से प्रतिबंध न लगाए, यानी सरकार लोगों की अधिकारों को लिमिटेड न करे। ये सारे अधिकार वहां पर मिलेंगे, जो कि आप बाद में संविधान में पढ़ेंगे। तो कुल मिला जुला के बिल ऑफ राइट क्या है? 10 संविधान संशोधनों के समुच्चय को ही क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट कहते हैं। और कॉन्सेप्ट पूरा वही चलेगा जो आप बाद में संविधान में पढ़ेंगे, अपने संविधान में कि आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में संविधान क्या है, पूरा मौलिक अधिकार क्या है, यही तो है कि सरकार की शक्तियों पे रोक लगाएगा और नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करेगा। इस सुरक्षित करने की गारंटी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। और हम लोग जो परिभाषा पढ़ रहे थे, देखिए परिभाषा यहाँ से क्लियर भी हो गई कि रियली क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, एक प्रकार का सुरक्षा है, एक प्रकार की सुरक्षा है, एक प्रकार की सिक्योरिटी है, एक प्रकार की गारंटी है, एक प्रकार की सुरक्षा है, एक प्रकार की गारंटी है, जो सरकार की शक्तियों को भी सीमित करती है, सकारात्मक रूप से नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाने का काम करती है, और सरकार को पर रोक लगाती है कि सरकार जो है बिना वजह लोगों के नागरिक अधिकारों को क्या है, वो किसी भी तरह से समस्या वो कम नहीं करेगी। ठीक है, कम करने का प्रयास वो नहीं करेगी। तो इस रूप में देखिए कि ये हमारा जो संविधान है, उसमें मौलिक अधिकार कहाँ से आया, किस रूप में आया, और इसी को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। बस जल्दी से एक बार रिवीजन कर देते हैं। अब आपको थोड़ा और समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार क्या है। कुछ ऐसे अधिकार जो राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं और नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति की जगह कानून की सरकार की स्थापना करते हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट कहा जाता है। या सामान्य भाषा में फंडामेंटल राइट उस अधिकार को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, किसी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, यानी चतुर्दिक विकास के लिए आवश्यक होता है। सेकंड वन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से हुआ, डेवलपमेंट कहां से, कैसे कैसे हुआ, भारत के संविधान में कैसे पहुंचा, तो 3 स्टेप में पहुंचा। फर्स्ट स्टेप में ब्रिटेन, जहां पर लिखित रूप में पहली बार मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई, जिसको हम मैग्ना कार्टा कह रहे हैं। मैग्ना कार्टा क्या है, अब हम लोग को समझ में आने लगा। 1215 में राजा और सामंत के बीच का एक समझौता, जिसे पहली बार लिखित रूप में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। फ्रांस में भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हुआ, लेकिन नेपोलियन के आने से इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और अंततः अमेरिका का संविधान, बिल ऑफ राइट। अब यहां से ही हम समझ सकते हैं कि बिल ऑफ राइट क्या है। पहले
10 संविधान संशोधनों का समुच्चय ना, ये सेट है, समुच्चय है। पहले 10 संविधान संशोधनों का जो समुच्चय है, उस 10 संविधान संशोधनों के समुच्चय को ही बिल ऑफ राइट के रूप में या नागरिक अधिकारों की घोषणा के रूप में जाना जाता है। जिसमें क्या है, नागरिकों के अधिकारों को गारंटीड किया गया है, सिक्योर्ड किया गया है, राज्य की शक्तियों को सीमित किया गया है। और यही पूरा कॉन्सेप्ट आपका फिर यहां से ड्रॉप हुआ किसमें, भारत में। यानी भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के मौलिक अधिकार से मूल रूप से लिया गया है। निश्चित रूप से कुछ तत्व तो ब्रिटेन के भी होंगे, जैसे रूल ऑफ लॉ ना, पहली बार कहा गया कि अब राजा भी कानून के अंतर्गत आएगा, तो कुछ तत्व तो वहां से भी होंगे, लेकिन मेजर पार्ट इसके प्रभावित है कहां से, वो अमेरिका से। यानी इसी एक पेज से अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कि आखिरकार मैग्ना कार्टा क्या है, बिल ऑफ राइट क्या है, फ्रांस के जो मौलिक अधिकार थे उन्होंने ज्यादा क्यों प्रभावित नहीं किया, वो आखिरकार प्रभावित नहीं कर पाए। और इस रूप में हम लोगों ने दो चीजों को बस समझने का प्रयास किया, मीनिंग, फंडामेंटल राइट का मीनिंग क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और भारत के अंतर्गत वो कैसे आता है और किस रूप में वो काम करता है। अब मौलिक अधिकार को पढ़ने से पहले हम लोग एक काम करेंगे जो आज नहीं कल करेंगे। पहले मौलिक अधिकार का हम लोग सामान्य रूप से फीचर्स देख लेंगे कि आखिरकार फंडामेंटल राइट का फीचर्स क्या है। उस फीचर को समझ लेने के बाद जब फिर आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि फीचर से कुछ विशेषताएं ऐसी क्लियर हो जाएंगी ना, फीचर से हमारी कुछ विशेषता क्लियर हो जाएगी, ताकि जिसमें दिक्कत ना हो। तो फीचर्स को पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे, और फीचर्स के बाद तब हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तब हमारे लिए मौलिक अधिकार को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग फीचर्स देख लेंगे कि मौलिक अधिकार क्या नागरिक के लिए है, कि व्यक्ति के लिए है, कि दोनों के लिए है, क्या राज्य इसे लागू करवा राज्य के लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, न्यायपालिका इसको लागू करवा सकती है कि लागू नहीं करवा सकती है, क्या आपातकाल में इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या सामान्य संशोधन से इसे लागू कराया जा सकता है। इसी के अंतर्गत फिर हम लोग आधारभूत संरचना का सिद्धांत क्या है, जो हम लोग प्रस्तावना के अंतर्गत भी देख चुके थे। तो आधारभूत संरचना का सिद्धांत क्या है, इसमें लागू होगा कि नहीं लागू होगा। फिर देखा जाएगा कि मौलिक अधिकार नीति तत्वों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, संतुलन की अवधारणा क्या है ना। तो कुछ इन सब चीजों पे, इन प्रश्नों पे पहले विचार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, फिर हमको आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। किसी चीज को आसान करना ही मुख्य काम है, किसी चीज को कठिन करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। उसको फिर हम लोग आसानी से समझेंगे तो वो हमारा काम फिर मौलिक अधिकार को समझने में मदद करेगा। तो आशा है कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा कम ही है लेकिन ठीक है, अच्छे से है। फिर अभी अब परीक्षाओं की डेट आ गई है, तो एक आध क्लास को और हम देख के शुरू कर लेंगे। लेकिन पहले जितना है उसको कवर करिए कि इसमें बस हम लोगों ने क्या देखा, मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो एक बार हम वीडियो अपलोड कर देंगे अभी आधा घंटा में, उसको वहां से भी आप देख सकते हैं। देख लीजिए, नोट्स फिर अभी बना नहीं है नया वाला, वो आपको बना करके हम आपको उसको भेज देंगे, उसको भी देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, कल फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप अपना मैसेज कर दिया कीजिए, हम आपको बता दिया करेंगे। दिक्कत कोई भी हो तो उसमें हम लोग देख लेंगे। चलिए सब लोग को गुड नाइट, कल फिर हम लोग मिलते हैं इसी समय पर।